हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस में। इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री का पीवाईक्यू देखेंगे जो बीपीएससी में पूछ रखा है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक कर रखा था, जिसका अंतिम प्रश्न था निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी। तो आंसर था खरोष्टी। आते हैं अपने 26 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो देखिए, हमने जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन देखा, तो चाहे वो अभिलेख से हो, इधर हो, यहाँ भी अभिलेख, इधर भी खरोष्टी लिपि, यानी जो भी चल रहा है बिहार के हिस्ट्री से चल रहा है, एंशियंट हिस्ट्री, और वो सबसे ज़्यादा फोकस्ड है मौर्य काल पे और गुप्त काल में। तो ये बोल रहा है कि गुप्त काल के टाइम तो वो कौन सा बंदरगाह था जो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए ज़्यादा उपयोग होता था। कल्याण, भड़ौच, कैम्बे या ताम्रलिप्ति। तो आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति। भारत के पूर्वी तट पर स्थित ताम्रलिप्ति शहर का ताम्रलिप्ति बंदरगाह गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार किया जाता था। और पश्चिम के तट पर, अगर ये तो दे दिया उत्तर भारतीय के लिए, तो याद रखिएगा पश्चिम तट का बंदरगाह भड़ौच से पश्चिमी एशिया से व्यापार किया जाता था। और ताम्रलिप्ति बंदरगाह वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित है। कहाँ पे? मिदनापुर। और किस स्टेट में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। तो हाँ, ये कथन ठीक है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये भी ठीक है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे था, तो ये गलत है क्योंकि हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। चौथा है हड़प्पा के उत्खनन करता आर.डी. बनर्जी हैं, तो नहीं, हम सभी ने पढ़ा है दयाराम साहनी है। और छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है, तो नहीं। तो ये देख लेते हैं, 1921 में खोज हुआ था, दयाराम साहनी ने किया था, रावी नदी के तट पर है। और ये जो है छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है, तो ये नहीं। बट यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि कहाँ से मिला है, और इस फैक्ट को मैं भी नहीं जानती हूँ। तो इसे मैं गूगल से देख के, जो ऑथेंटिक सोर्स होगा, इसको सर्च करके मैं टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में पिन अप कर दूंगी, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधव प्रदेश में समाविष्ट नहीं थी। झेलम, चिनाब, रावी और साबरमती। तो बोल रहा है सप्त सैंधव प्रदेश में समाविष्ट नहीं थी, तो साबरमती जो थी ये समाविष्ट नहीं थी। ऋग वैदिक काल में आर्य लोग 7 नदियों वाले सप्त सिंधु क्षेत्र में निवास करते थे और साबरमती इस 7 नदियों का भाग नहीं था। तो कौन कौन सा वो 7 नदी है, चलिए जान लेते हैं। और उसका प्राचीन नाम क्या था और अब उसका वर्तमान नाम क्या है, उसको देख लेते हैं। तो ये रहा ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। तो पहला है क्रुभ। क्रुभ को वर्तमान में कुरकम नदी। पहले देख लेते हैं कौन कौन सी नदी थी। तो कुरकम, काबुल, झेलम, चिनाब, रावी, गंडक, घगर। तो हमने साबरमती को इसमें 7 में से नहीं देखा, तो हमें याद रख लेना है सप्त सैंधव वाला। सबसे पहले हमें याद रख लेना है झेलम, चिनाब, रावी, गंडक, घगर। बाकी हमें 2 अलग क वाला, कुर्रम और काबुल। तो कुर्रम का पुराना नाम है क्रुभ, काबुल का कुभा, झेलम वितस्ता, चिनाब अस्किनी, रावी परुषणी, गंडक सदानीरा और घगर सरस्वती। ठीक, तो इसको मैं एक बार पोल करा दूंगी ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। यूट्यूब पे भी पोल क्रिएट कर दूंगी और टेलीग्राम चैनल पे भी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में क्या दिया था। 500 युद्धक हाथी, 1000 अश्व, 2000 बैल, 4000 गाय। तो इस तरह के प्रश्न फैक्चुअल होते हैं, और अगर एग्ज़ाम हॉल में अगर आपको फैक्ट नहीं याद है तो आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश में 500 हाथी दिया था। तो अभी देख लेते हैं सेल्यूकस निकेटर के बारे में कुछ। तो ये देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली थी और 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। इसके बाद निकेटर ने जब हार गया तो अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करवा दिया और चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को उपहार में 500 युद्ध हाथी उपहार दिया था और सेल्यूकस ने भी उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रदेश दिए थे। कौन कौन से? तो 4 प्रदेश था एरिया, एराकोसिया, पेरेपनिसडाई और जेड्रोसिया। तो एरिया का आधुनिक नाम है हेरात, एराकोसिया का नाम है आधुनिक नाम कंदहार और पेरिपेनिसाइड का नाम है काबुल और जेड्रोसिया है बलूचिस्तान। तो यानी किस किस को दिया था? तो क्या पता प्राचीन नाम न पूछ के आधुनिक नाम ही पूछ दे। निम्नलिखित में से किन किन प्रदेश को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था? तो याद रखिएगा, हेरात, कंधार, काबुल, कंधार होगा, कंधार लिखा है, और बलूचिस्तान। ओके, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दंडी जो हैं लेखक, उन्होंने 10 कुमार चरित पुस्तक लिखा है। विष्णुगुप्त ने पंचतंत्र लिखा है, तो ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो याद रखिएगा, सही नहीं है पूछा था। तो विष्णुगुप्त पंचतंत्र लिखे हैं, दंडी ने 10 कुमार चरित लिखा है, ठीक है, और भास ने स्वप्न वासवदता लिखा है, लेकिन आर्यभट्ट ने बृहत संहिता नहीं लिखा क्योंकि बृहत संहिता के लेखक वराह मिहिर हैं। ठीक है, आर्यभट्ट के कुछ पुस्तक हैं प्रसिद्ध आर्यभट्टकीय हैं जो 5 भागों में विभक्त है। गीति कपद, गीति कपदम, 10 गीतिका, गणितपाद, काल क्रिया और गोलसादा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, विग्रहराज 4 ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? स्कूल, गरीब खाना, मंदिर, धर्मशाला। तो आंसर हो जाएगा स्कूल। तो विग्रहराज चौथे ने 1153 ईस्वी के आसपास अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था, जिसे तोड़कर 1992 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था और आगे चलकर 1213 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इस मस्जिद को और आकर्षक बनवाया था। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन स्टेटमेंट है। पहला कथन है, कल्हड़ का ग्रंथ राजतरंगिणी संस्कृत में है। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। अब्दुल हामिद लाहौरी का पादशाहनामा शाहजहां के शासन के बारे में है। अमीर खुसरो सितार का आविष्कारक था। हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। तो हमीदा बानो कौन थी? जबकि हुमायूं नामा तो लिखी थी गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी। हमीदा बानो तो हुमायूं की वाइफ थी, उन्होंने तो नहीं लिखा है। तो हम 5वां ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। हमारा 5वां ऑप्शन गलत है, बाकी ऊपर के चारों स्टेटमेंट सही है। कल्हड़ का ग्रंथ राजतरंगिणी संस्कृत में था। अमीर खुसरो सितार का आविष्कारक था। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। अब्दुल हामिद लाहौरी का पादशाहनामा शाहजहां के शासन के बारे में है। ठीक, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये प्रश्न हमने अभी तक 4 बार देख लिया और ये 5वां बार है। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। फिर यहाँ पे कुछ फैक्ट है। महात्मा बुद्ध ने यह उपदेश अपने 5 शिष्य को दिया था। जो इनका पहला उपदेश था सारनाथ, वो पाली भाषा में था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। 5 शिष्य कौन थे? तो वास्या, महानामा, कौंडिन्य, भदिया और अश्वजीत। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंजिरा से, दमसदात से, तो ये अभी रिसेंट में न्यूज़ में था उस टाइम। तो मेहरगढ़ याद रखिएगा, मेहरगढ़ से भारत में पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था और मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी बस्ती है। इस स्थान से घोड़ा, गधा, खच्चर जैसे मालवाहक का भी प्रमाण मिला है। और याद रखिएगा कि वर्तमान में मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने का स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? पुष्यमित्र शुंग ने, मिनांडर ने, भीम कडफिसेस ने, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। तो व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन कराया था कडफिसेस ने। तो कडफिसेस कौन था? तो भारत में सर्वप्रथम व्यापक स्तर पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन कडफिसेस ने किया था। और इस शासक ने प्रारंभ में सिक्के एवं शिलालेखों की भी एक श्रृंखला जारी की। इसने तांबा, सोना एवं चांदी के भी सिक्के चलवाए और कडफिसेस ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। यह कुषाण वंश का प्रथम शताब्दी का शासक था और यह कनिष्क का पिता भी था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते हैं? तो आर्यभट्ट ने कहा था। इनकी पुस्तक जो थी सूर्य सिद्धांत और ब्रह्म सिद्धांत, ये भी ध्यान रखिएगा। आर्यभट्ट गुप्त काल में एक प्रमुख खगोल विज्ञानी थे। गुप्त काल से इनका संबंध था। स्वर्ण भूमि वह राजा होता था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उनके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। कौन था वो राजा? तो वह राजा था बालपुत्र देव। अब बालपुत्र देव किस वंश का था? तो शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने बौद्ध विहार की स्थापना हेतु 5 गांव दान में दिया। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये शासक इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका रिलेशन बौद्ध धर्म से है और बौद्ध विहार के लिए इसने 5 गांव दान में दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। देवपाल को परम सौगत भी कहा गया है। ठीक। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? टेसियस ने, प्लिनी ने, टॉलमी ने, स्ट्रैबो ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक भारत एवं रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारी संबंधों पर आधारित है। इस पुस्तक का लेखक का नाम स्पष्ट नहीं है। इस पुस्तक से भारत के बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिली है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसके लेखक का नाम स्पष्ट नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंटों से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, कला और वास्तुकला, पूजा स्थल। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अगर दे देता है कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो कुछ अगर ये रहता ना विशेषता देख लीजिए। पक्की ईंट से बनी मकान, नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, व्यापार प्रधान सभ्यता। तो महत्वपूर्ण विशेषता पूछा है तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस का, डेरियस का, सिकंदर का। तो आंसर हो जाएगा सेल्यूकस का। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सेल्यूकस के बारे में देखा और याद रखिएगा मेगास्थनीज द्वारा इसकी पुस्तक लिखी गई थी इंडिका, जिसमें मौर्य काल के समाज और संस्कृति के बारे में विवरण दिया गया है। कौटिल्य का जो पुस्तक था अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचयन। तो शासन काल कैसे किया जाए, क्या सिद्धांत हो और क्या प्रैक्टिस हो, इसके बारे में कौटिल्य ने लिखा है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध। तो त्रिपिटक है बौद्ध का।
अब त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक है तो देखते हैं। त्रिपिटक है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। अब संकलनकर्ता कौन है, इसमें विषय वस्तु क्या है, तो ये सारी चीज़ हम शॉर्ट्स में कर लेंगे। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है ना, जो हमें ध्यान में रखना है, वो चीज़ हम शॉर्ट्स में देख लेंगे और एक बार पोल में कर लेंगे ताकि ध्यान आ जाए। अभी फ़िलहाल देखना है, इसने ये नहीं पूछा कि विनय पिटक में क्या है, सूत पिटक में क्या है, इसने बस सिंपली पूछ लिया। तो आपको ऊपर ऊपर का सारा फैक्ट मालूम होना चाहिए। अशोक के धम्म का मूल्य संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता, बड़ों का सम्मान। तो सभी ये जितने ऑप्शन हैं ये सभी अशोक के धम्म का मूल संदेश है। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। तो मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से, ठीक है। 7 विभाजन कौन कौन सा था, तो दार्शनिक, चरवाह एवं शिकारी, सैनिक, मंत्री, किसान, कारीगर एवं व्यापारी, जासूस या निरीक्षक। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। अगला प्रश्न है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए, श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए। तो विलेज असेंबली के लिए चोल काल प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार को क्या कहते हैं? तो आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी तो 515 से 520 ईस्वी के बीच। तो जितने इम्पोर्टेंट यात्री हैं तो कभी उनका साल पूछ सकता है और कभी उनका पूछ सकता है कि किसके शासन काल में आया था, या फिर पूछ सकता है ये जो यात्री है ये किस देश से आया था। तो भारत आने वाले चीनी कौन कौन से थे? तो फाहियान, हेनसांग और इतिसंग। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। द आंसर इज बनावली, ठीक है। टेराकोटा का जो है बनावली से मिला है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, जैसा कि मैंने कहा था हम एक वीडियो में 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हमारा अंतिम प्रश्न है, 50वां प्रश्न है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से था? महामेघवाहन वंश, सतवाहन वंश, रठ भोजक वंश, चेदी वंश। तो कलिंग नरेश जो खारवेल थे उनका संबंध चेदी वंश से था। तो ये रहा आज का हमारा PYQ हिस्ट्री स्पेशल था, एंशिएंट हिस्ट्री। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी को PDF चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मैं इसका फ़ोटो को डॉक्यूमेंट स्कैनर से PDF फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।